गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन है एंड ऑफ बाइपोलरिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल हमने पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बाइपोलरिटी की दो ध्रुवीय पावर थी, जो किसका अंत कैसे हुआ। दो ध्रुवीय पावर कौन कौन सी थी बेटा? यूएसएसआर और यूएस। आज पढ़ेंगे व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज और द इफेक्ट्स और द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसआर इन द 1991। जिस समय 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए और उसका क्या प्रभाव निकला। उसने क्या बताया कि सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन से क्या परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसके क्या क्या परिणाम निकले। सबसे पहले क्या बताना चाहता है वो, दो एंड ऑफ द बाइपोलरिटी, द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत। द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत क्या हुआ? सोवियत संघ के विघटन से पूर्व विश्व दो गुटों में बट गया। कौन कौन से दो गुट थे? कोई स्टूडेंट बता सकता है? सभी को पता होगा कौन कौन से दो गुट थे। कौन कौन से थे? यूएस और दूसरा क्या था? यूएसएसआर। कौन से दो गुट थे? यूएस और यूएसएसआर। एक तरफ अमेरिका गुट था, दूसरी तरफ क्या था? सोवियत संघ का गुट था। जब ये दो गुटों में बट गया, किंतु क्या हुआ बेटा, 1991 में ही सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई। वह थी क्या? जब दोनों गुट का अंत होने लगा तो विश्व के अंदर क्या थी? पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही शक्ति रह गई। कौन सी रह गई? यूएसए। कौन सी रहेगी बेटा? यूएसए, अमेरिका। और सोवियत संघ के विघटन ने अमेरिका को एक शक्तिशाली बना दिया। आज भी विश्व पर अमेरिका का ही सबसे अधिक वत्सव है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लगातार बढ़ रहे अमेरिकी हस्तक्षेप और सुरक्षा परिषद में बढ़ता अमेरिकी महाशक्ति के रूप में अमेरिका के प्रभुत्व को स्पष्ट किया गया है। आज संपूर्ण विश्व पर अमेरिका का भी प्रभुत्व बढ़ गया है। वही एकमात्र सुपर पावर के रूप में है। वो क्या कहता है, जिस समय डिसइंटीग्रेशन हो रहा था 1991 में, तो दो ही पावर थी, यूएस एंड यूएसएसआर। और 91 में डिसइंटीग्रेशन के बाद विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही पावर रह गई। कौन सी रहेगी बेटा? सुपर पावर के रूप में कौन सी? यूएसए। कौन सी रहेगी? यूएसए। वो कहना क्या चाहता है कि आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी यूएसए एक सुपर पावर के रूप में है और जो अपना सर्वोच्च सबसे शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा क्या बताया उसने? सैनिक गुटबंदियों व संधियों का कम होता महत्व। जितनी भी सैनिक गुटबंदी थी और संधियां थी, आपस में ट्रीटी होती थी, उसका कम होता महत्व क्या बताता है? डिक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द मिलिट्री ब्लॉक्स एंड द ट्रीटीज। जिस समय सोवियत संघ का विघटन होने लगा तो उसी समय कौन कौन सी ट्रीटी की बात की गई थी? कोई बच्चा बताएगा? कल भी बताया था आपको। कौन कौन सी ट्रीटी थी? नाटो, सीटो और वार्सा संबंधी गुटबंदियों का महत्व लगातार घटता जा रहा था। वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सैनिक गुटबंदियों की संबंधी थी, कौन कौन सी थी? सेंटो, वार्सा, सीटो। उन्होंने क्या कहा? जो ये ट्रीटियां हो रही थी उनका वर्चस्व कम होता जा रहा था। कौन कौन सी गुटबंदियां का महत्व का घटता जा रहा था? सीटो, सेंटो, नाटो। इनका जो वार्सा, इनकी जो संधियां थी, उनकी ट्रीटी कम होती जा रही थी। इनका कोई महत्व नहीं रह गया। विश्व के देश सैनिक संधियों की तुलना में जन कल्याण पर आदि, उसने क्या कहा? जितने भी सोल्जर थे, सिपाही थे, वो क्या कर रहे थे? इनकी जो ट्रीटी थी, इनकी संधि की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दे रहे थे? लोगों को। क्या दे रखे थे? लोगों को अधिक महत्व दे रहे थे। उनके क्या क्या था महत्व कि उनका कल्याण कैसे है। उसके बाद बताया उसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि जर्मनी का एकीकरण का क्या महत्व था? जर्मनी का एकीकरण उसे क्या बताता है? सन 1961 में विश्व की दो महाशक्तिशाली गुटों ने जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित कर दिया। विश्व की दो सुपर पावर थी, उन्होंने क्या किया? जर्मनी है उसके दो भाग बांट दिए। कौन कौन से भागों में बांट दिया गया? जर्मनी दो भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से दो भाग थे जर्मनी के? एक था जर्मनी के दो भाग बांट दिए। कौन कौन से बेटा? एक तरफ तो ईस्ट जर्मनी था और दूसरी तरफ क्या था? वेस्ट जर्मनी। उसने क्या था? दो भागों में विभाजित कर दिया गया। परंतु क्या हुआ?
लगभग ये बात है 1990 की। कब की बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उसमें नहीं दिया गया बुक में कि जिस समय जर्मनी का एकीकरण होने लगा उसी समय जर्मनी के 2 डिवीजन कर दिए गए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। कब की बात है? ये 1990 की। किसने जो दोनों की दोनों शक्तियां थी उसने इसका बंटवारा कर दिया, परंतु 1990 में क्या हुआ, लगभग 45 वर्षों के पश्चात दोनों भाग एक हो गए। अब उसने पूछा लगभग कितने वर्ष के बाद, आफ्टर द 45 ईयर्स के बाद जो दोनों ही पार्ट थे कौन कौन से, ईस्ट और वेस्ट, वो क्या हो गए, एक हो गए। परंतु बर्लिन की दीवार को तोड़कर, किसकी वॉल की बात करते हैं, बर्लिन की वॉल को तोड़कर क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। वर्तमान समय में जर्मनी यूरोप के एक शक्तिशाली राष्ट्र बनता जा रहा है। तो अगर हम वर्तमान समय में देखें जो जर्मनी है क्या है, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आगे क्या बताता है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपीय देशों में सहयोग कैसा था, उसने क्या पता है, कोऑपरेशन इन द यूरोपियन कंट्रीज। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ उसके पश्चात यूरोपीय देशों को संसार में एक नया स्थान मिल गया। जितने भी सोवियत संघ थे उनका डिवीजन हो गया, एक नया स्थान मिला। संसार में जितनी भी रूसी प्रभुत्व उसका समाप्त हो चुका था। यूरोपीय देशों के मध्य अपने विकास के लिए एक दूसरे से सहयोग करने की भावना का भी विकास हुआ। उसने क्या बताया, जैसे जैसे लगता गया कि यूरोपीय देशों के मध्य जितने भी अपने डेवलपमेंट करने थे उसमें क्या करते हो, एक दूसरे से कोऑपरेशन करने की सोचने लगे। इन देशों में जन कल्याण पर आधारित लोकतंत्रीय शासन को भी एक नया रूप मिला। उसके बाद क्या कहता है, एशियाई राजनीति में व्यापक परिवर्तन होने लगा। जो एशिया की राजनीति थी, वाइड चेंज इन द एशियन पॉलिटिक्स, जो तो उसके बाद क्या हुआ, एशियन राजनीति में भी बहुत सारी चेंजिंग आने लगे। कैसे आने लगे बेटा, देखते हैं। जिस समय इसका विघटन हुआ 1991 में, तो उसके पश्चात एशिया के देशों में अपनी राजनीति में बहुत परिवर्तन करने के लिए, उदाहरण किसका दे सकते हैं, उदाहरण के लिए भारत का। भारत ने सोवियत संघ के रूप में अपने आप में एक विश्वसनीय समर्थक को खो दिया था, जिसके कारण उसने फॉरेन पॉलिसी में जो विदेश नीति उसमें परिवर्तन करना पड़ा, यूरोप के देशों से अच्छे संबंध बनाए रखे जा सके। अब क्या कहें, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि एशियाई राजनीति में क्या परिवर्तन है। एशियाई राजनीति में क्या परिवर्तन है, सबसे पहले क्या आया भारत में। उसने क्या कहा, जब इसका विघटन हो गया तो उसने क्या लगा, उदाहरण के लिए भारत ने सोवियत संघ के रूप में जैसे यूएसएसआर था उसको अपना विश्वास खो दिया था, जिसके कारण उसने किसका सहारा लिया, एक फॉरेन पॉलिसी को अपनाना पड़ा था ताकि यूरोप के देशों से उसके क्या बन जाए, जो रिलेशन है वो अच्छे हो सके। इसी प्रकार चीन भी साम्यवाद के समर्थन में इकलौता राष्ट्र बन गया। साम्यवाद, चीन में उस समय साम्यवाद था। साम्यवाद के जो नेता थे उस समय कौन थे, माओ त्से तुंग। तो यूरोप उसने क्या कहा, चीन में साम्यवादी समर्थन का इकलौता था, उसने भी अपनी नीति का उदार बनाते हुए यूरोप के देशों से बहुत अधिक अपने संबंध मजबूत भी किए, सुदृढ़ भी किए। उसके बाद बताता है बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था, अर्थात जो मार्केट की वैल्यू है उसमें क्या था, इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द, क्या बताता है, इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स की, बाजार के अंदर जो उसकी अर्थव्यवस्था थी उसका क्या था, उसका महत्व बढ़ता जा रहा था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए देशों के बाजारों में भी हलचल शुरू हो गई। उसने क्या कहा, जब इसका विघटन हो गया, जो सोवियत संघ के विघटन के जो स्वतंत्र हुए थे देश, उसमें क्या हुआ, उसमें मार्केट की वैल्यू बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों ने अर्थव्यवस्था को अपनाकर आर्थिक क्षेत्र के रूप में एक विकास करना आरंभ कर दिया। लोकतंत्र की स्थापना, जैसे ही यूएसएसआर का सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहां क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, एनी स्टूडेंट्स बता सकते हैं लोकतंत्र का क्या अर्थ है। भारत में एक लोकतंत्र कंट्री है, क्या है लोकतंत्र का क्या अर्थ है, डेमोक्रेसी। यस, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी ये होती है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, अर्थात जहां पर सरकार कौन चुनती है, इलेक्टेड बाय पीपल, किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। भारत में भी वो क्या कहता है, विश्व के सभी देशों ने लोकतंत्र को एक सर्वोच्च शासन प्रणाली माना। सभी देशों ने जन कल्याण पर आधारित, उसने क्या कहा, सभी देशों ने जन कल्याण पर आधारित, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो जन कल्याण पर आधारित बहुत सारी नीतियां की एक शासन प्रणाली बनाई और लोकतंत्र की व्यवस्था को एक मान्यता भी प्रदान की गई। क्योंकि यह प्रणाली क्या थी, जो लोकतंत्र था क्या था, ये जनता के लिए था। किसके लिए था, जनता। जनता के लिए क्यों बनाया है, कि जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके और संपूर्ण प्रभुत्व कायम हो सके। उसके बाद उसने क्या बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, आपकी आस्था, फेथ इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका चैप्टर भी आपके पास अलग से है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का।
फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में, अगर आपको पता हो 24 अक्टूबर को हुई थी। और 1945 का लोगों की उसमें आस्था क्यों बढ़ रही थी देखते हैं अभी। उसने क्या बताया कि विघटन के पश्चात संसार के देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों और सिद्धांतों में बहुत आस्था प्रकट की। यही कारण है आज इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 193, जो आजकल है, लेकिन वर्तमान में कितनी है इसकी संख्या शायद 194 है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति बहाल करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। ये एक अलग से टॉपिक दिया गया है यूएनओ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो मेंबर है 194 के आसपास अप्रोक्सीमेटली हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है यूएनओ का न्यूयॉर्क में। कहां बेटा हेडक्वार्टर कहां है न्यूयॉर्क में। अब आता है एशिया में इस्लामिक राजनीति का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे एनी स्टूडेंट्स मोहम्मद पैगंबर। कौन थे हजरत मोहम्मद पैगंबर। एशिया में इस्लामिक राजनीति का उदय किस लिए माना जाता है कि विश्व से एक शक्तिशाली सोवियत गुटन के पश्चात एशियाई देशों ने अपनी गतिविधियों में व्यापक बदलाव किए। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों ने एशियाई देशों से अपने संबंध जोड़े। मध्य एशिया में स्थित पूर्वी सोवियत संघ के 6 गणराज्यों ने स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया। जो थे उन्होंने अपने राज्यों को राष्ट्र घोषित किया। एशिया में इस्लामिक कट्टरवाद का भी विकास हुआ। उसके लिए उन्होंने एक विचारधारा बनाई। कौन सी विचारधारा थी एकल विचारधारा। कौन सी थी बेटा एकल एमर्जिंग ऑफ द एकल विचारधारा क्या था एमर्जिंग ऑफ द आइडियोलॉजी इन द इंडिविजुअल। क्या है एमर्जिंग इन द इंडिविजुअल आइडियोलॉजी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात संसार में केवल एक ही गुट रह गया था। कौन सा गुट रह गया था ओनली यूएसए। कौन सा रह गया था बेटा यूएसए। इससे विचारधाराओं में बहुत बदलाव आया और साम्यवादी विचारधारा का लोप भी हो चुका था। उदारवाद, लोकतंत्रवाद, बाजारोन्मुखी अपनाए जाने के कारण साम्यवाद की जो विचारधारा थी वो एक रूप ले रही थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अनेक बहुत सारे परिणाम निकले जिन्होंने विश्व की राजनीति को भी प्रभावित किया। वर्तमान समय में क्या है हम अगर आप आज का समय उठाए तो अमेरिका क्या है एक सुपर पावर के रूप में ही है। इसके अतिरिक्त विश्व के देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास बढ़ा और विश्व की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। अब आपने देखो जैसे कि हमने देखा कि क्या पढ़ा है इसके कंसिक्वेंसेस पढ़े थे। कल हमने क्या पढ़ा था कोई बच्चा बता सकता है। कल हमने पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर की जो 2 सुपर पावर है इसकी ध्रुवीय पावर का अंत क्या हुआ। आपको क्या पता लगा 2 ध्रुवीय पावर थी कौन कौन सी यूएस एंड द यूएसएसआर। लास्ट में कौन सी पावर बच गई यूएससी जिसको क्या माना जाता है वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर माना जाता है आज के समय में भी। और तो इन्होंने क्या किया जब सुपर पावर बन गया यूएसए तो इन्होंने क्या किया बहुत सारे गुटबंदियों में संधियों का कम होता महत्व। उसने क्या कहा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनने लगे। कौन कौन से थे नाटो, सीटो, वार्सा। इनों का महत्व क्या था कम होता जा रहा था। उसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ यूएसएसआर और यूएसएसआर ने मिलकर क्या किया जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से थे ईस्ट जर्मनी। देखो आपको पता है कौन कौन से 2 भाग थे ईस्ट और वेस्ट। जब इन जर्मनी को बांट दिया गया ये कब की बात थी बेटा 1990 की। और जब इसको बांट दिया गया बाद में लगभग इसका मेन मुद्दा क्या था 45 इयर्स के बाद क्या थी ये क्या था बर्लिन वॉल। क्या था बर्लिन वॉल। और बाद में यूरोपीय कंट्री जर्मनी का रूप ले लिया गया था। अब उनको लगने लगा जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें भी सहयोग की भावना जागरूक होने लगी और एशियाई राजनीति में व्यापक परिवर्तन कैसा आया। एशियाई राजनीति क्या थी भारत के अंदर का उदाहरण देते हैं कि जिस समय यूएसएसआर था तो भारत के राजनीति व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आए। क्यों आए क्योंकि भारत ने क्या किया विदेशों के अंदर जितने भी एशियाई थे उनके अंदर अपना रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। किस लिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति है वो क्या हो सके मजबूत हो सके। और अर्थव्यवस्था का बढ़ता महत्व जैसे ही देश को आजादी के बाद परिवर्तन होने लगा तो उसमें क्या हुआ मार्केट वैल्यू बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि इतने वर्षों के बाद 200 वर्षों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई मजबूत हो गई क्योंकि उसमें अपनी मार्केट अपना माल मटेरियल। लोकतंत्र विघटन डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ एक डेमोक्रेसी स्थापना होगी जिसमें इलेक्टेड बाय पीपल को इंपोर्टेंस दी गई। लोगों की भावना को समझा गया और लोकतंत्र का महत्व को बताया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था यूएनओ की स्थापना की गई। लोगों का विश्वास दिखाया गया। 1945 में 24 अक्टूबर को उस समय इसके मेंबर 194 के अप्रोक्सीमेटली 193 थे और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। बहुत सारे संगठन बनाए गए और इस्लामिक राजनीति का भी उदय हुआ अर्थात इस्लाम धर्म का भी उदय होने लगा।
और लोगों की जो एमर्जिंग ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल आइडियोलॉजी थी। इंडिविजुअल आइडियोलॉजी क्या है? विचारधारा का उदय हो गया, लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां क्या है, सभी को अलग अलग पता है कि राजनीति का क्या अर्थ है। एक का विचारधारा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है पॉलिटिकल साइंस। एक इंटरेस्टेड भी, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले, बोरिंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति का मतलब आपको पता है कि राजनीति क्या है। तो सबसे पहले तो ये भी इस बुक से पहले आपको पता होना चाहिए, हु इज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल। पॉलिटिकल की फादर किसे माना जाता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु बेटा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।